सबसे पहले दावोस की बात, जहां पर ट्रेड वॉर का मंच सजा हुआ है। स्विट्जरलैंड का बर्फ से खूबसूरत ढका हुआ इलाका, दुनिया की सियासत और इकोनॉमी का वॉर रूम बना हुआ है। जल्दी से मीटिंग की तस्वीर लेकर आइए। दावोस में जो इस वक्त मीटिंग चल रही है उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां स्विट्जरलैंड के इस शहर में, ये देखिए, यहां से यूरोप के बड़े बड़े देश अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी रणनीति का ऐलान किया जा रहा है। 19 से 23 जनवरी 2026 तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 56वां शिखर सम्मेलन चल रहा है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उर्सुला हैं, जो कि ईयू की प्रेसिडेंट हैं। और इस शिखर सम्मेलन में चर्चा सिर्फ व्यापार की नहीं है। इमानुएल मैक्रों ने भी यहां से जबरदस्त पावर दिखाई है। मार्क कार्नी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कीर स्टारमर यहां पर बोलकर गए हैं। इसके अलावा जो ईयू के देश हैं वो यहां से खुला चैलेंज दे रहे हैं अमेरिका को। अच्छा, थीम इस बार रखी गई है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ये थीम अहम क्यों है? क्योंकि दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं और ऐसे में बातचीत की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने की बात कही जा रही है। आर्थिक अस्थिरता और मंदी की आशंका भी है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से ट्रेड को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उससे ईयू के अंदर थोड़ा डर है। सुरक्षा और युद्ध के नए खतरे भी उभर रहे हैं। टूटता हुआ वैश्विक सहयोग और भरोसा भी दिख रहा है। दावोस से संदेश क्या है? टकराव नहीं संवाद, प्रतिस्पर्धा नहीं सहयोग, अलगाव नहीं वैश्विक एकीकरण। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं एकला चलो रे, अमेरिका ही तय करेगा कि दुनिया का मुस्तकबिल क्या रहेगा और भविष्य क्या होगा। मंच से लक्ष्य तो यह है कि देशों के बीच डायलॉग बहाल करना। सरकार, कॉरपोरेट और जो टेक लीडर्स हैं वो एक टेबल पर आ जाएं, वैश्विक संकट का संयुक्त समाधान ढूंढें। और इस दौरान 130 से ज्यादा देशों के नेता, नीति बनाने वाले दिग्गज और दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी एक ही छत के नीचे दावोस में मंच पर मौजूद हैं। मंच पर एक दूसरे को ललकारने की बात कही जा रही है, तेवर दिखाए जा रहे हैं। पर्दे के पीछे भी यही तनाव है। यानी जब दुनिया बटी हुई है तो दावोस कह रहा है कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और इसमें यूरोप भी अपने आर्थिक फायदे को पहले रखेगा। अब वो रिलेशन की बात खत्म हो गई। हर मुल्क अपने फायदे के हिसाब से यहां पॉलिसी बनाना चाहता है। इस बार दावोस इसलिए सिर्फ एक इकोनॉमिक फोरम नहीं रह गया है, यह अमेरिका के खिलाफ एक खुले जंग का ऐलान है। जिस मंच पर दुनिया निवेश और सहयोग की बात करती है, उसी मंच से डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। इमानुएल मैक्रों से लेकर मार्क कार्नी तक यूरोप ने वो कर दिखाया है जिस तेवर को आज की जनरेशन ने पहली बार देखा है। दावोस के मंच से एक बात तो क्लियर हो गई है, यूरोप अब ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी को सहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा चेहरा बने हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों। मैक्रों ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। More than 60 wars in 2024, an absolute record, even if I understood a few of them were fixed. And conflict has become normalized, hybrid, expanding into new domains, space, digital, information, cyber, trade, and so on. This is as well a shift towards a world without effective collective governance, and where multilateralism is weakened by powers that obstruct it or turn away from it, and rules are undermined. And I can multiply the examples of international bodies weakened or left by the key economies. We are killing the structure where we can fix the situation and the common challenges we have. Without collective governance, cooperation gives way to relentless competition. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concessions, and openly aim to weaken and subordinate Europe, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable, even more so when they are used as leverage against territorial sovereignty. तो मैक्रो साफ कह रहे हैं कि अब दबदबे की, दादागिरी की बात चल रही है। दबंगई की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक्रो ने साफ कहा है कि अमेरिका ने टैरिफ वॉर छेड़ा तो यूरोप बाजूका एक्शन से जवाब देगा।
यानी जवाब नहीं पलटवार होगा। इतना ही नहीं, मैक्रो ने वो शब्द बोल दिए जो आज तक कोई खुलकर नहीं कहता था। ट्रंप की राजनीति को गुंडागर्दी करार देते हुए मैक्रो ने कहा कि दुनिया किसी एक देश की बंधक नहीं है। मैक्रो यहीं नहीं रुके, अमेरिका पर हमला करते करते उन्होंने चीन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मैक्रो ने कहा कि ना अमेरिका की दादागिरी चलेगी और ना ही चीन की चालाकी। यूरोप अब दोनों महाशक्तियों को बराबरी से टक्कर देगा। दावोस में दूसरा बड़ा धमाका किया कनाडा के पूर्व सेंट्रल बैंक मार्क कार्नी ने, जो कि इस वक्त कनाडा के पीएम भी हैं। कार्नी ने ट्रंप को ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बता दिया और कहा कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी दुनिया को मंदी की आग में झोंक रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन टूट रही है, निवेशक डर रहा है और बाजार अनिश्चितता के दलदल में फंसा हुआ है। साफ है कि यूरोप अब ना तो डरने वाला है और ना ही झुकने वाला है। दावोस से मैसेज क्लियर है, अगर ट्रंप ट्रेड वॉर चाहते हैं तो यूरोप अब इकोनॉमिक वॉर के मोड में आ चुका है। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है और भारत के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। That geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. And in my view, the seismic change we are going through today is an opportunity, in fact, a necessity, to build a new form of European independence. So my point is, if this change is permanent, then Europe must change permanently too. It is time to seize this opportunity and build a new independent Europe. And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first-mover advantage for Europe with one of the world's fastest-growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century, from Latin America to the Indo-Pacific and far beyond. Europe will always choose the world, and the world is ready to choose Europe. उर्सुला वॉन डेर ने साफ कर दिया कि ईयू भारत के साथ एक ऐसी डील को अंजाम देने जा रहा है जिसके वर्ज पर है, जिसके एक तरह से फाइनलाइज होने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। जो डील ही नहीं होगी वो मदर ऑफ ऑल डील होगी, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक डील होने जा रही है या ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहे हैं इस वक्त ईयू और भारत के बीच में, जिसकी जानकारी उर्सुला वॉन डेर ने दी। क्या लगता है आपको, इसको डोनाल्ड ट्रंप हजम कर पाएंगे? ईयू का शिफ्ट होना यूएस से भारत की तरफ एक तो भारत में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज के द्वार को खोलेगा। इस बयान को बहुत हल्के में मत लीजिए। यह भारत की उभरती हुई ताकत, फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी की ताकत, बहुत वाइब्रेंट 1.4 बिलियन पीपल का मार्केट, इसमें पूरी दुनिया को इस वक्त अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ईयू को भी दिख रही है। और ईयू इस वक्त ये कह रहा है, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि ये हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। यानी कि जो निवेश ईयू इस वक्त इंडिया में देख रहा है और जिस तरह से भारत में अपॉर्चुनिटी दिख रही है ईयू को, उससे बहुत एक्साइटेड है यूरोपीय यूनियन। और ये सबसे बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमिकली चोक करना चाहते हैं पूरी दुनिया को, ईयू को, इंडिया को, बाकी के अपने अलाइज को, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड का डर दिखाकर, ट्रेड डील कराकर, टैरिफ का प्रेशर बनाकर। और इसलिए दावोस के मंच से हर कोई सिर्फ जवाब देना चाहता है तो यूएस को देना चाहता है। सीधा सवाल जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से। और आपको बता दें, ट्रंप का संबोधन भी बहुत जल्द दावोस में होने वाला है, उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन सिर्फ ईयू ही नहीं, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से चीन ने दुनिया को दो टूक चेतावनी दी और खुला न्योता भी दिया, यानी एक पंथ और दो काज। चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने अपनी
विशेष संबोधन में साफ तौर पर कहा कि टैरिफ वॉर में कोई भी जीतता नहीं है, नुकसान पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का होता है। उन्होंने कहा कि चीन अपने दरवाजे दुनिया के लिए और ज्यादा खोलेगा, खासतौर पर सर्विस सेक्टर में बड़े स्तर पर विस्तार की तैयारी है। निवेश, व्यापार और सहयोग तीनों मोर्चों पर चीन खुद को एक मजबूत ग्लोबल प्लेयर के तौर पर पेश करना चाहता है। चीन के प्रधानमंत्री ने बिना किसी देश का नाम लिए हुए लेकिन बेहद सधे और तीखे अंदाज में कहा कि ट्रेड पर टैरिफ थोपना आसान है, लेकिन उससे किसी की जीत नहीं होती। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया एक बार फिर ट्रेड वॉर और प्रोटेक्शनिज्म की आग में झुलसती दिख रही है, साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म की आग में जलती हुई दिख रही है। दावोस के मंच से चीन ने यह भी जता दिया कि वो खुद को डिस्कनेक्ट नहीं बल्कि रे एंगेज करना चाहता है। जब कई देश संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहे हैं, चीन अपने इकोनॉमी का झंडा उठाए खड़ा है। यानी दावोस से ड्रैगन की दहाड़, अब दुनिया को लड़ाई नहीं डायलॉग चुनना होगा। दावोस ने साफ कर दिया है कि लड़ाई अब टैरिफ की है, और टैरिफ की लड़ाई है तो हर देश अपने मार्केट के हिसाब से इस वक्त चीजों का एंगेज करेगा, चाहे वो ईयू ही क्यों ना हो। ईयू और भारत को इस वक्त मिला दिया जाए तो 2 बिलियन पीपल यानी कि 200 करोड़ लोगों की बात सीधे सीधे तौर पर होगी, यानी 200 करोड़ लोगों का बाजार। मैं तो कहता हूं कि भारत को भी अपने सारे के सारे घोड़े खोल देने चाहिए निवेश को लेकर। जितना ज्यादा निवेश कर सकते हैं उतना ज्यादा भारत में आकर निवेश कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, हर चीज में अपॉर्चुनिटी है, और यही अपॉर्चुनिटी इस वक्त यूरोपीय यूनियन भारत में देख रहा है, जो मदर ऑफ ऑल डील भारत के साथ करना चाहते हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस चीज में रोड़ा अटकाने की भी कोशिश करें। दावोस में ट्रंप के आने से पहले ही स्विट्जरलैंड के कई हिस्सों में उनके खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए। सड़कों पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप दावोस पहुंचने वाले हैं। हालांकि खबर यह मिली कि उनका एयरफोर्स 1 खराब हो गया था, लेकिन दावोस पहुंचे उससे पहले दावोस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। साफ तौर पर लोगों ने लिख रखा है, ट्रंप नॉट वेलकम। स्विट्जरलैंड में ट्रंप का स्वागत नहीं है, दावोस में ट्रंप का स्वागत नहीं है। सड़कों पर नारेबाजी हो रही है, ट्रंप के फैसलों और नीतियों की कड़ी आलोचना हो रही है। कहते हैं दावोस के बर्फ से ढके पहाड़ों पर प्रोजेक्टर से ट्रंप की एक विशाल तस्वीर उकेरी गई, जो किसी कॉमेडी शो से कम नहीं थी। इस तस्वीर में ट्रंप को डॉलर की गड्डियां हाथ में थामे अजीबोगरीब तरीके से हंसते हुए दिखाया गया था। तस्वीर के साथ लिखा था, स्पिरिट ऑफ प्लूटोक्रेसी, जो साफ तौर पर संदेश दे रहा था कि ट्रंप की आर्थिक नीति केवल अमीरों और पूंजीपतियों के लिए। इसी बीच ग्रीनलैंड ने एक तस्वीर जारी की। उस तस्वीर में 2 लोग ड्रग्स के नशे में धुत दिखाई दिए, और उसके नीचे ग्रीनलैंड ने कैप्शन लिखा, ब्रिंगिंग अमेरिकन कल्चर टू ग्रीनलैंड। दुनिया भर में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का मजाक बनाया जा रहा है, तंज किया जा रहा है, और दावोस से ट्रंप के टैरिफ युद्ध को खुली चुनौती दे रहे हैं लोग। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ट्रंप को गुंडा तक कह दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का दावोस पहुंचना भी ड्रामे से कम नहीं रहा। जब राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड के दावोस के लिए रवाना हुए तो आसमान में ही उनके मिशन को झटका लग गया। दावोस जा रहे ट्रंप का एयरफोर्स 1 खराब हो गया। मंगलवार शाम करीब 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, दोपहर का, जब ये प्लेन टेक ऑफ करने वाला था। उससे पहले खराब हो गया और वापस शाम में इसे लैंड कराना पड़ा।
करीब 1 घंटा उड़ान समय था। कह रहे हैं कि एयरफोर्स वन में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गई, जॉइंट बेस एंड्रयूज पर वापसी करानी पड़ी। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की पुष्टि व्हाइट हाउस ने की, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी फ्लाइट जो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए फ्लाई करने के लिए तैयार है, उसके 100 ऑफ पैरामीटर्स होते होंगे जिस पर ओके चेक किया जाता होगा, तब जाकर उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्लाई करते होंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्लाई करने के बाद कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाए या टेक्निकल फॉल्ट आ जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि दावोस में अमेरिका अपने खिलाफ माहौल को देखते हुए दावोस ट्रंप जाना ही नहीं चाहते थे? तो राष्ट्रपति के विमान में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी का तो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि यही दावा किया जा रहा है और इसके बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत प्लेन को बीच रास्ते से ही वापस मोड़ दिया गया। इसके बाद व्हाइट हाउस में काफी देर तक हलचल मची रही। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने कोई जोखिम नहीं लिया और विमान को वॉशिंगटन डीसी के इलाके में सुरक्षित उतार लिया गया। दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी और उसके राष्ट्रपति का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला विमान एयरफोर्स वन। लेकिन एयरफोर्स वन को ही जब आसमान से लौटना पड़े तो सवाल उठने लाजमी है। यह कोई आम विमान नहीं है, यह सिर्फ एक प्लेन भी नहीं है, यह अमेरिका की सत्ता, ताकत और युद्ध क्षमता का उड़ता हुआ सबूत है। इसका नाम है एयरफोर्स वन। एक विमान जो परमाणु हमले को भी झेल सकता है, एक विमान जो हवाई अटैक को भी झेल सकता है, एक विमान जो घंटों आसमान में रह सकता है, ऐसा विमान जिसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। और इस विमान में बैठा शख्स दुनिया की तकदीर बदलने का बटन दबा रहा है। एयरफोर्स वन की ताकत क्या है? यह उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है, दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान इसे कहते हैं। बोइंग VC-25A B747-200 पर बना हुआ है। यह उड़ता हुआ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है। परमाणु जंग की स्थिति आ जाए तो भी अडिग रहता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स शील्ड लगा हुआ है। परमाणु हमले के बाद भी सिस्टम एक्टिव रहते हैं। मिसाइल से सुरक्षा के लिए एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रडार जैमर, प्लेयर सिस्टम और दुश्मन की मिसाइल को डॉज करने की भी ताकत है इसमें। हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है, मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी है। जरूरत पड़ने पर कई दिनों तक यह हवा में फ्लाई कर सकता है। युद्ध के समय जमीन पर उतरने की भी जरूरत नहीं है। हाईटेक कम्युनिकेशन लगा है, दुनिया के किसी भी कोने से सीधा संपर्क हो सकता है। न्यूक्लियर सबमरीन पेंटागन व्हाइट हाउस से लिंक्ड है सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए। यह उड़ता हुआ वॉर रूम भी है, फुल्ली इक्विप्ड ऑपरेटिंग रूम है। सीक्रेट मीटिंग और सैन्य फैसले यहीं से लिए जा सकते हैं। संकट के समय राष्ट्रपति यहीं से अपना ऑफिस चला सकते हैं कई दिनों तक। और काफी लग्जरी भी है। 100 से ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाने की फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, इमरजेंसी बेड लगे हुए हैं, अलग अलग जोन बने हुए हैं। प्रेस जोन अलग है, सिक्योरिटी जोन अलग है, स्टाफ जोन अलग है। इसे सुरक्षा का भेद्य किला भी कहते हैं। खिड़कियां, बुलेट प्रूफ केबिन पूरी तरीके से सील है। साइबर अटैक से भी सुरक्षा है इसको। तो अब आप बताइए, क्या इसमें तकनीकी खामी की वजह से फ्लाई करने के बाद इसे रोका जा सकता है, या दावोस से पहले बढ़ते दबाव का संकेत है? उस चैलेंज को डोनाल्ड ट्रंप फेस नहीं करना चाहते। दावोस में मूव आए उनके सामने खड़ा है। इस विमान की खास बात यह है कि इसको हाल के दिनों में सबसे ज्यादा 9/11 के अटैक के बाद इस्तेमाल किया गया था। जॉर्ज बुश उस समय काफी समय तक एक एयरबेस से दूसरे एयरबेस, दूसरे एयरबेस से तीसरे एयरबेस इसी एयरफोर्स वन में उड़ते रहते, क्योंकि अमेरिका में सबसे बड़ा अटैक माना गया था और समय कहते हैं राष्ट्रपति की जान को भी खतरा था। खैर, व्हाइट हाउस कह रहा है इसी एयरफोर्स वन में जो न्यूक्लियर हमले को भी टैकल कर सकता है, उस समय भी एक्टिव रह सकता है, इसमें टेक्निकल फॉल्ट हो गया, और वो भी राष्ट्रपति के चढ़ने के बाद। या तो व्हाइट हाउस को लगता है कि दुनिया बेवकूफ है, या फिर व्हाइट हाउस को यह लगता है कि वो जो कहेंगे उसको पूरी दुनिया मान लेगी। जब दावोस में ट्रंप के नाम से पूरा यूरोप उखड़ा हुआ है, चीन चौकन्ना है, ग्लोबल मार्केट अलर्ट मोड पर है,
टैरिफ वॉर की धमकी दी जा रही है, नेटो पर दबाव है, नए नए ट्रेड डील की बात की जा रही है। कोई चाइना के साथ दिलचस्पी दिखा रहा है, कोई भारत के साथ जुड़ना चाहता है, पूरा ईयू भारत के साथ कनेक्ट होना चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट कहां चलेगा? और वो चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप के भाषण से पहले दुनिया सख्त सवालों को लेकर तैयार थी। दावोस में माहौल बहुत गर्म है। डोनाल्ड ट्रंप को वक्त चाहिए दावोस में माहौल बनाने के लिए, और यही वजह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शायद इस यात्रा को थोड़ा डिले कर दिया। दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे ट्रंप आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से सीधे ग्लोबल लीडर्स को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे वक्त में जब दुनिया ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल तनाव और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है, ट्रंप का हर शब्द मायने रखेगा। ट्रंप के ऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक उनका भाषण वहां के दोपहर यानी कि सीईटी के हिसाब से 2:30 से 3:15 बजे तक होगा। भारतीय समय के मुताबिक ट्रंप शाम 7 बजे से 7:45 के बीच दुनिया को संबोधित करेंगे। ये 15 मिनट का वक्त होगा। इस हाई प्रोफाइल भाषण की मेजबानी दावोस का कांग्रेस सेंटर करेगा, जो पूरे हफ्ते बड़े सेशन, लीडर चैट और कीनोट स्पीच का केंद्र बना हुआ है। राष्ट्रपति के तौर पर यह ट्रंप की दावोस की दूसरी यात्रा है, लेकिन इस बार हालात कहीं ज्यादा संवेदनशील हैं, विपरीत हैं। टैरिफ वॉर, चीन अमेरिका तनाव, यूरोप की नाराजगी और मिडिल ईस्ट की अस्थिरता, इन सब के बीच ट्रंप का दावोस भाषण सिर्फ भाषण नहीं होगा, पूरी दुनिया का अटेंशन होगा। सरकारें हों, मल्टीनेशनल कंपनियां हों, निवेशक हों, ग्लोबल थिंक टैंक हों, सबकी नजर डोनाल्ड ट्रंप के हर एक इशारे पर, हर एक शब्द पर टिकी हुई। सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप संवाद की राह चुनेंगे या टकराव के रास्ते पर ही रहेंगे? हालांकि जिस तरह के आसार दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल किसी तरह के नरमी के मूड में नहीं है, और उनका अगला कदम क्या होगा यह भी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या अमेरिका फर्स्ट की गूंज फिर से दावोस में सुनाई देने वाली है? हां, कयास इसी बात को लेकर लगाए जा रहे हैं। दावोस के मंच से ट्रंप क्या संदेश देंगे, ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया जानना चाहती है। नजरें टिकी हैं दावोस पर। दावोस तैयार है और हम इंतजार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। दावोस इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि यहां होने वाली बातचीत और बैठकों का असर आने वाले सालों की वैश्विक नीति बाजारों पर साफ दिखता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, अब जल्दी से आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 1971 में। संस्थापक क्लॉस श्वाब थे। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में बनाया गया। हर साल दावोस में बैठक होती है, ग्लोबल नेता जुड़ते हैं, बिजनेसमैन जुड़ते हैं, एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। वैश्विक आर्थिक सहयोग बढ़ाने का मकसद रहता है। नीति निर्धारण में डायलॉग को प्रोत्साहन, जलवायु परिवर्तन, तकनीक, सुरक्षा और विकास पर चर्चा होती है। सरकार, बिजनेस, समाज को जोड़ने का यह मंच माना जाता है। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दावोस की बर्फीली वादियों में आज सियासी और आर्थिक गर्मी की तपिश महसूस की जा सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि यही तय होंगे दुनिया की आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक ताकत के पैमाने। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आज का दिन क्यों खास है? ट्रंप अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी डेलीगेशन के साथ दावोस पहुंचेंगे। ट्रंप की टीम में 5 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। दावोस में पहली बार अमेरिका के लिए अलग यूएसए हाउस बनाया गया है। WEF के मुताबिक 64 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान पहली बार दावोस में आयोजित करेगा सूफी नाइट। सूफी नाइट में सिंधु घाटी के पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे। 130 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधिमंडल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 1700 से ज्यादा कारोबारी हैं, जिनमें आधे से ज्यादा CEO और चेयरमैन हैं। करीब 400 बड़े राजनीतिक नेता मौजूद हैं। 30 से बड़े विदेश मंत्री, 60 से ज्यादा बड़े वित्त मंत्री, 30 से ज्यादा व्यापार मंत्री, भारत से 4 केंद्रीय मंत्री और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश लेकर आओ। अभी दुनिया में हालात बहुत विपरीत बने हुए हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। यह वही आपदा है जो भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर भी हो सकती है। 100 से ज्यादा भारतीय कारोबारी इस वक्त दावोस में मौजूद हैं जो भारत की डील करना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप की नजर जो है वो दावोस पर टिक रही है। 6 साल बाद दावोस में ट्रंप की वापसी हो रही है और ऐसे मौके पर जब ग्रीनलैंड पर आक्रामक रुख है,
नेटो पर बड़ा बयान संभव है। रूस चीन पर भी सख्त लाइन आ सकती है। हालांकि रूस को लेकर मैं नहीं मानता। रूस को लेकर बहुत सख्ती डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले रिजीम में भी नहीं दिखाई और दूसरे रिजीम में भी नहीं दिखाई। इंस्टेड ऑफ दैट कि बाकी अमेरिकी राष्ट्रपतियों से हटकर वो रूसी राष्ट्रपति से संवाद का रास्ता चुनते हैं, बातचीत करते हैं, उनको बुलाते हैं, दोस्ती दिखाते हैं, अच्छा जेस्चर दिखाते हैं। हां, अमेरिकी विदेश और व्यापार नीति में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। 21 जनवरी 2026 की शाम दावोस में एक अलग ही माहौल होगा। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस सेंटर के मेन हॉल में बोलना शुरू करेंगे, दुनिया भर की निगाहें उसी मंच पर टिक जाएंगी। 45 मिनट का यह भाषण WEF की 5 दिन की बैठक के बीच होगा और इसे ट्रंप के दावोस दौरे का सबसे अहम पल माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह भाषण किसी बंद कमरे में नहीं होगा, इसे दुनिया भर में लाइव देखा जा सकेगा। दावोस के मंच से ट्रंप कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात कर सकते हैं। अमेरिका में लगातार महंगे होते घर, उनकी अमेरिका फर्स्ट व्यापार की नीति, यूरोप के साथ व्यापारिक रिश्तों पर उनका रुख, दुनिया को लेकर चल रहे तनाव और विदेश नीति से जुड़े कुछ संवेदनशील सवाल भी उनके भाषण का हिस्सा हो सकते हैं। ग्रीनलैंड से जुड़े कुछ हालिया बयान और चर्चाएं भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सामने आती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये भाषण सिर्फ आज का न सिर्फ संबोधन होगा, बल्कि आने वाले भविष्य में दुनिया की आर्थिक गति और आर्थिक चाल का एक क्रक्स भी माना जाएगा।